रिमोट क्लाइंट्स। रिमोट क्लाइंट आपके पास रिमोट क्लाइंट के पास ब्लॉकचेन की लोकल कॉपी नहीं होती, बल्कि ये वैलिडेट जो हैं वो ट्रांजैक्शन और ब्लॉक्स को वैलिडेट भी नहीं कर सकते। रिमोट क्लाइंट जो है वो किसी न किसी फुल नोड से कनेक्ट होके या टेस्टनेट से कनेक्टिविटी आपको दे सकते हैं, फुल नोड से कनेक्टिविटी दे सकते हैं और उसके अलावा प्राइवेट ब्लॉकचेन से भी कनेक्टिविटी दे सकते हैं। रिमोट क्लाइंट जो है यहाँ पे जैसे कि मेटामास्क है या जैक्स है, ये वॉलेट की तरह ही होते हैं। वॉलेट की तरह से होने का मकसद ये है कि ये वॉलेट की तरह ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं और ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक और काम भी करते हैं, ये आपको एक इंटरफेस देते हैं जिसे जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरी कह सकते हैं, जो कि वेब3 कहलाती है। वेब3 आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है आपकी एप्लीकेशन को, यानी कि आपकी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या डैप कहते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाते हैं ये ब्लॉकचेन से। सो रिमोट क्लाइंट बीच में एक ब्रिज का काम करता है जिसमें वो आपकी एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाता है ब्लॉकचेन से थ्रू वेब3 के लाइब्रेरी के थ्रू, यानी कि रिमोट क्लाइंट जो है वो वेब3 की लाइब्रेरी आपको देता है। वेब3 की लाइब्रेरी जो है वो आपके जो HTML के पेज है उसमें इंजेक्ट होती है। इंजेक्ट होने के बाद HTML का जो पेज है वो जावास्क्रिप्ट इस लाइब्रेरी के साथ आपकी कनेक्टिविटी करवा देता है ब्लॉकचेन के साथ। इथेरियम का रिमोट क्लाइंट और बिटकॉइन के लाइट नोड, इससे बिल्कुल भी इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। बिटकॉइन का लाइट वॉलेट जो है या लाइट नोड जो है, जिसे हम SPV भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन क्लाइंट, इसमें और रिमोट क्लाइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि SPV जो है, SPV वॉलेट्स जो हैं वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं ब्लॉक्स के हेडर से। ब्लॉक के हेडर से उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सके, लिहाजा उसमें ये फीचर अवेलेबल होता है। वो ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकता है, जबकि रिमोट क्लाइंट उसके मुकाबले में ट्रांजैक्शन को वैलिडेट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो आपकी फुल नोड होती है या जिससे ये कनेक्ट होता है उस पे ये 100% ट्रस्ट करता है कि वो सही डेटा दे रहा होगा। अगर तो इसकी वजह से ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो 100% नहीं रहती, क्योंकि अगर आपका रिमोट क्लाइंट जो है वो किसी गलत नोड से या फॉल्टी नोड से कनेक्ट हो गया है तो वो उसको गलत डेटा दे सकती है, जबकि BTC लाइट नोड में ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसे फुल नोड जैसी ही सिक्योरिटी हासिल है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर सकता है। इथेरियम फुल नोड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम इथेरियम फुल नोड अपने पास डाउनलोड करते हैं तो होता यह है कि हमारे पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकते हैं, किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय या उस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और उसके अलावा उसका किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टेट है उसको वैलिडेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हमें कतन तौर पे किसी भी इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास फुल नोड है तो ये सारे काम हम खुद उस फुल नोड पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट डेटाबेस है। लेकिन फुल नोड को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए होती है, बैंडविड्थ स्टोरेज के हिसाब से भी और बैंडविड्थ इंटरनेट के हिसाब से भी, दोनों तरीके से। और उसके अलावा डेटाबेस को जो है वो हर वक्त हमें अपडेट या सिंक रखना पड़ता है। डेटाबेस का साइज़ बड़ा होता है, लिहाजा आपको बहुत दिन लग सकते हैं इसको डाउनलोड करने में। इथेरियम टेस्टनेट जो है वो हमारे लिए इथेरियम में बहुत मायने रखता है, क्योंकि टेस्टनेट पे ही हम सारी डेवलपमेंट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। डेवलपमेंट को टेस्ट करने के लिए टेस्टनेट का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें जस्ट एक फील जो मेन नेट की फ़ील है वो देता है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, माइनिंग होती है बाकायदा। आपका जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है कि तो आपको एक मेन नेट जैसी इन्वायरमेंट मिल जाती है। टेस्ट नेटवर्क जो है वो बहुत ही लाइट वेट होता है,
मेन नेट से जो तो है वो लाइट वेट होता है। अगर उसको आप डाउनलोड करें तो शायद एक आध दिन में या कुछ घंटों में वो डाउनलोड हो जाए आपके पास। टेस्ट नेट के ऊपर आप बिल्कुल जिस तरह से मेन नेट के अंदर आप डिप्लॉयमेंट करते हैं उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट की डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो फील मिलेगा वो उसी तरह का मिलेगा जैसे मेन नेट में मिलता है। जो चीज़ नहीं हो सकती टेस्ट नेटवर्क पे वो ये है कि जो एक चीज़ आपको मेन नेट से यहाँ डिफरेंस मिलेगा वो ये है कि यहाँ पर गैस फ़ी जो है या गैस के चार्जेस हैं वो आपको मालूम नहीं हो सकेंगे। ट्रांजैक्शन फ़ी जो है वो सही से आपको मालूम नहीं हो सकेगी, क्योंकि अगर आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो टेस्ट नेट पे चूँकि गैस फ्री है, लिहाजा उस गैस के जो चार्जेस हैं वो एक्चुअल नहीं होंगे जो उस वक्त मेन नेट पे चल रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि मेन नेट में बाज़ दफ़ा कंजेशन वगैरह के प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन डिले होती हैं। ये चीज़ भी आपको टेस्ट नेट पे एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगी। इथेरियम लोकल ब्लॉकचेन के अंदर आपको किसी किस्म की सिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही लाइट वेट होता है, कोई डेटा नहीं होता। वो एक एम्प्टी छोटा सा नेटवर्क आपके पास बना देता है। जैसे कि गनाश हम आगे जाके इंस्टॉल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो एक बहुत ही क्विक डिप्लॉयमेंट के साथ एक छोटा सा नेटवर्क आपके पास आपकी लोकल मशीन पे बना देगा। यहाँ पे आपको जो फॉसेट से ईथर वगैरह चाहिए होते हैं वो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बना के रख दी जाते हैं और उसके अंदर तकरीबन 100 ईथर जो है वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। कोई और यूज़र इस नेटवर्क पे नहीं होता, कोई और कॉन्ट्रैक्ट भी इस लोकल नेटवर्क पे आपको नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम्स आपको क्या हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि आप एक लोकल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, इसलिए जो आपकी बिहेवियर है वो ऑब्वियसली बहुत फास्ट चल रहा होगा, तो आपको मेन नेट का बिहेवियर तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। दूसरी बात ये है कि कोई माइनर नहीं है, तो इस वजह से आपकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है माइनिंग की वो बहुत ही तकरीबन सेम ही रहेगी, बहुत फास्ट हो रही होगी, बहुत जल्दी आपकी जो है वो डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, बहुत जल्दी आपकी ट्रांजैक्शंस हो जाएगी। तो अगर रियल ऑफ मेन नेट के कोई सिनेरियोज़ का अगर आप चेक करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंड करता है तो वो सारी की सारी जो कॉन्ट्रैक्ट की डिपेंडेंसी है वो आपको ख़ुद से ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने लोकल नेटवर्क पे आपके कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करने के लिए। दूसरी बात ये है कि आप जो है वो कोई ऐसे पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जैसे डाओ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे लोकल पे टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। इथेरियम क्लाइंट को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो मशीन्स चाहिए उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास तकरीबन 2 कोर का CPU होना चाहिए, तकरीबन 80 GB के करीब आपके पास स्पेस होना चाहिए, 4 GB की रैम है, और उसके अलावा आपके पास 8 GB प्लस की SSD हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, और एक इंटरनेट का आपको 8 MB का कनेक्शन चाहिए। जबकि अगर आप रेकमेंडेड उस पर जाएंगे जिसमें आप फुल नोड चला सकें तो आपको 4 कोर का फास्ट CPU चाहिए होगा। उसके अलावा 16 GB की रैम या उससे ज़्यादा, 500 GB की SSD अगर हो तो बेहतर है, और उसके अलावा 25+ MB का आपको कनेक्शन चाहिए होगा। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट जो है जैसे 500 GB की हमने हार्ड डिस्क की बात की, ये उस वक्त है जब आप डिफ़ॉल्ट मोड में अपने डेटाबेस इथेरियम की डेटाबेस को जो है वो सिंक कर रहे हैं। अगर आप फास्ट इथेरियम का जो डिफ़ॉल्ट मोड है जिसे हम फास्ट मोड भी कहते हैं, इसमें ये होता है कि आपके पास जो डेटाबेस है, जो स्टेट हिस्ट्री है डेटाबेस के अंदर, इथेरियम के डेटाबेस में ट्रांजैक्शन के अलावा स्टेट होती हैं और स्टेट की हिस्ट्री होती है। स्टेट की हिस्ट्री जो है वो आपकी नहीं आती, बल्कि करंट स्टेट आती है फास्ट मोड के अंदर। तो इससे होता ही है कि आपके डेटा का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। अगर आपको फुल मोड में इसकी सिंक्रोनाइजेशन करनी है डेटाबेस की, तो फिर आपको 500 GB नहीं, तकरीबन 1 TB के करीब डेटाबेस हार्ड डिस्क चाहिए होगी। उसके अलावा अगर आपको गैथ इंस्टॉल करना है तो आप geth.ethereum.org पे जाएंगे, वहाँ पे एक डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा जिसमें जाके आपके पास अगर आपके पास विंडोज़ है
मैक है या लिनक्स है, तो उसके हिसाब से आप बाइनरीज जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। वंस वो अगर लेट्स सपोज आपके पास विंडोज़ है तो आप उसमें जाएं और डाउनलोड फॉर विंडोज़ करें। विंडोज़ में जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद एक कमांड है जो आप इंस्टॉल होने के बाद रन कर सकते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। जैसे ये कमांड रन करेंगे तो आपकी जो डेटाबेस है वो सिंक होना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इथेरियम टेस्टनेट्स, टेस्टनेट्स जो हैं वो इथेरियम में जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। टेस्टनेट के होने से आप जो डेवलपमेंट है वो एक रियल लाइफ मेन नेट का जो बिहेवियर है उसको आप टेस्टनेट पे बहुत अच्छी तरह से टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो मेजर टेस्टनेट हैं वो रॉबस्टन है, कोवन है और रिंकेबाई है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रॉबस्टन जो है उसमें आप वो क्लोज़ टू जो इथेरियम अभी जिस तरह से काम कर रहा है उसके काफ़ी क्लोज़ है। उसमें प्रूफ ऑफ वर्क का कंसेंसस यूज़ हो रहा है। जब आप टेस्ट उसके फॉसेट में आप ईथर को एक्वायर करते हैं तो वो माइन होके आपको ईथर जो है वो मिल जाते हैं। जबकि कोवन में और रिंकेबाई में ऐसा नहीं होता। कोवन को जो है वो पैरिटी की टीम ने बनाया है और वो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी अगर आपको जो है वो ईथर चाहिए तो वो ईथर माइन नहीं होते बल्कि आपको रिक्वेस्ट करने पड़ते हैं और कोवन जो है वो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे काम कर रहा है। इसी तरह से रिंकेबाई है जिसे गैथ की टीम ने बनाया है, टेस्ट नेटवर्क है। इसके अंदर आपको जो है वो अगेन प्रूफ ऑफ अथॉरिटी है यहाँ पे भी और आपको जो है वो रिक्वेस्ट करने पड़ते हैं ईथर्स। या हम इस टेस्ट नेट से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो जैसे कि हमने पहले भी जिक्र की रिमोट क्लाइंट पे, रिमोट क्लाइंट जो है ये आपको एबिलिटी देता है कि आप डिफरेंट इथेरियम के नेटवर्क्स पे कनेक्ट हो सकते हैं। मेटामास्क में जो है वो नेटवर्क चेंज करने का फ़ीचर अवेलेबल है, उसमें आप कोई भी नेटवर्क जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से माई ईथर वॉलेट के अंदर भी आपके पास नेटवर्क सिलेक्शन अवेलेबल है। क्रिप्टो वॉलेट के अंदर भी आपके पास नेटवर्क सिलेक्शन अवेलेबल है। आप किसी भी नेटवर्क को सेलेक्ट करें और आपके जो अकाउंट्स हैं वो उस नेटवर्क का स्टेट आप